नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर, 28 सीटों के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी है और कमलनाथ ने यह वचन पत्र जारी किया है। इसमें राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। मिनी वचन पत्र से हालांकि राहुल गांधी आउट थे। किसान कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ के सहारे उपचुनाव में उतरेगी कांग्रेस। किसान बिल नहीं लागू करने का भी वचन है। किसानों की उपज का समर्थन है, किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऐलान है। उपचुनाव में बीजेपी को जनता तमाचा मारेगी, ये कहना है कमलनाथ का। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 52 नए वचन दिए हैं। कर्मचारी, आदिवासी, उद्योग, व्यापार, रोजगार, युवाओं को रोजगार और महिला सामाजिक न्याय और सुरक्षा, इनसे जुड़े किसानों, इनसे जुड़े और कई और मुद्दे हैं। किसानों पर भी बड़ा फोकस है, किसानों के मुद्दे पर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में किया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया, बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। तो ये तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी है, कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? ये उन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कोविड की टेस्ट की कोई प्रबंध नहीं। और कोविड में शुरू में तो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ाते थे। तो 15 महीने में मैं तो पूछना चाहता हूं, जनता क्यों अपना फैसला बदलेगी? और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए ये जनता का ध्यान मोड़ना में लगे हैं आज। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आपने सुना और जो खास बात है, उन्होंने कहा कि हम सफाई क्यों दें या हमें सफाई नहीं देनी है। 7 महीने में ऐसा क्या हो गया जो जनता इन्हें मौका दे, जिन्हें जनता ने घर बिठा दिया था। ये तमाम बातें उन्होंने कही। वचन पत्र की एक तरह से रीलॉन्चिंग भी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि इस वचन पत्र में 52 नए पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं। किसान कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, इसका जिक्र इसमें किया गया है। किसान बिल जो लागू किए गए हैं, 3 बिल जो लागू किए गए हैं, कृषि संशोधन बिल, किसानों से जुड़े हुए, उन्हें लागू नहीं करने का वचन है। किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी ऐलान इसमें किया गया है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ खास इस वचन पत्र में आपको नजर आ रहा है? एक दूसरा, जब कमलनाथ चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो बातें जो बहुत नोट करने वाली हैं कि हम सफाई नहीं देंगे, और आपने 7 महीने में ऐसा क्या कर लिया कि जिस जनता ने आपको बिठा दिया था वो फिर से आपको मौका दे दे? अनुराग।
कई मायनों में आत्मविश्वास से भरे 75 वचन वो 2018 के चुनाव में दिए थे, उसमें से 574 वचन पूरे करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए किया है। लेकिन अब नए 52 वचनों के सहारे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उपचुनाव के मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। इसमें वही मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और इसमें वही पुराने वचनों को शामिल किया गया है, चाहे वो किसान कर्ज माफी का मुद्दा हो, बिजली बिल को हाफ करने का मामला हो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार में जो गोधन न्याय योजना लागू की गई है उसको लागू। अब कांग्रेस पार्टी इस बात का भी दावा कर रही है कि वो सत्ता में आती है तो जो कृषि बिल केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि किसान, आम आदमी से लेकर उद्योग, रोजगार और महिलाओं तक को भी कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में शामिल करने की कोशिश की है। हर वर्ग के लिए कुछ करने का ऐलान जो है कमलनाथ करते हुए नजर आए। लेकिन एक और खास बात ललित, आज जब कमलनाथ से सवाल पूछा गया कि जो आंकड़ा उनको सत्ता में आने के लिए चाहिए तो वो कहाँ से जुट पाएगा, क्या क्लीन स्वीप करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मुझे किस तरीके से आंकड़े जुटाना है, क्या करना है, उसकी तैयारी मैं अपनी स्तर पर कर रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ तो उपचुनाव की तैयारी को लेकर जुटे हैं, लेकिन यदि आंकड़े में यदि वो बीजेपी से कहीं पिछड़ते हैं या फिर संख्या बल में कहीं पीछे रह जाती है तो उसको लेकर उनका क्या प्लान होगा, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही कमलनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी हमारी तैयारी 5-6 दिन से शुरू हुई है। जिसमें ये जो आपने जिक्र किया ना कमलनाथ से जब ये सवाल पूछा गया, हम ये चाहेंगे कि इस पर थोड़ा और विस्तार से आप बताएं। थोड़ी ऑडियो की भी दिक्कत आ रही है, हम उसे सुधरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्मचारी आदिवासी इनके मुद्दे पर ऐलान किया गया है। कई खास बातें, जैसे अनुराग ने जिक्र किया कि उनसे सवाल पूछा गया कि संख्या बल में आप काफी पीछे आ गए हैं, कैसे ये होगा, तब उन्होंने जो जवाब दिया है, इसी जवाब से उनके आत्मविश्वास की बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो ये तमाम चीजें हमें अभी हम अनुराग से बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ इस वचन पत्र में है वो हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी को तमाचा मारेगी जनता, ये भी आज कमलनाथ ने कहा। 52 नए वचन हैं, ये जो वचन पत्र है इसमें 52 नए वचन हैं। पुराने वचन हैं, इन्हीं के बारे में सज्जन सिंह भी बोल रहे थे कि कुछ वचन अधूरे रह गए। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने कहा कि 574, ये तकरीबन ये आंकड़ा उन्होंने गिनाया, तकरीबन 500 से ज्यादा इतने वचन हमने पूरे कर लिए और 900 से 974 के आसपास हमने वचन दिए थे। उन्होंने तो वो टाइम भी गिनाया कि कितना महीना सौदेबाजी में रहा, कितना महीना कोविड में रहा, कितने महीने परेशानी में रहा और उसके बाद हमने कितने दिन काम किया। चलिए एक बार फिर हम अनुराग के पास आपको लिए चल रहे हैं। अनुराग, सवाल उनसे पूछा गया जीत और संख्या को लेकर, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी बहुत शॉर्ट में बताएं, और उसके आगे जो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, ऑडियो की दिक्कत के चलते वो हमारे दर्शक सुन नहीं पाए हैं, उसे रिपीट करें जरा प्लीज। देखिए ललित, ये सवाल कमलनाथ से पूछा गया था कि आंकड़ों को किस तरीके से पूरा वो करेंगे, यदि सत्ता में कांग्रेस पार्टी को आना है तो क्लीन स्वीप का लेकर क्या प्लान है। तो इस पर कमलनाथ ने साफ कहा है कि इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से संख्या बल को जुटाना है और किस तरीके से सत्ता में वापसी करनी है। यानी कि कमलनाथ न सिर्फ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं, बल्कि इस बात की आंकड़ों को लेकर भी किसी तरह के प्लान में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के अंदर संख्या बल की जरूरत होगी, यदि कितनी सीटें कांग्रेस जीत कर आती है तो कितनी सीटों की जरूरत होगी। इसको लेकर भी कमलनाथ कहीं ना कहीं किसी तरह की प्लानिंग में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बात के संकेत उन्होंने आज अपने एक सवाल के जवाब में दे दिया। लेकिन दूसरी बात कमलनाथ ने यह भी कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की तैयारी अभी 4-5 दिन से शुरू हुई है उपचुनाव को लेकर, और उसी में बीजेपी बौखला गई है और कई तरह की तैयारियां भी उनकी सामने आना बाकी है। यानी कि उपचुनाव में अभी तकरीबन 15 दिन का समय बाकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कुछ और नई रणनीति के साथ उपचुनाव के मैदान में आ सकती है। कमलनाथ इसको लेकर लगातार रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव में चुनावी सभाओं को लेकर उनके कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। इसके अलावा वचन पत्र शामिल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब वो सत्ता में थी तो कितने वचनों को पूरा करने का काम किया गया और ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनके जरिए वो हर वर्ग को
साध सकती है, इसका भी वचन पत्र में बताने की कोशिश की है। उद्योग, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर चुनाव मैदान में। यानी कि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि 2018 के चुनाव में जो वचन उसके लिए रामबाण साबित हुए थे, वही एक बार फिर उसके लिए जीत की राह को आसान बना सकते हैं। और शायद यही कारण है कि वचन पत्र को तैयार करने में कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं योजनाओं का जिक्र ज्यादा किया जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ऐसे भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के रास्ते बहुत कठिन कर दिए उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो 28 सीटों पर उपचुनाव में जीत के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज से देवी आराधना भी शुरू करेगी। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी, प्रतिष्ठा की जाएगी और 9 दिन का ये उत्सव होगा। नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गा जी विराजेंगी, भंडारा होता है, भंडारा होगा, पूजा पाठ जिस तरीके से पहले होती आई है वो होगा। मध्य प्रदेश में जनमानस के हित में ईश्वर का, माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए कांग्रेस कमेटी हमेशा से कार्यालय में बैठाती है। तो 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए निर्दलीय और जो उपचुनाव में वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के अलावा क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उपचुनाव में बड़ी संख्या में ये आ गए हैं। 28 सीटों में उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन तक 458 नामांकन मिले हैं। 16 अक्टूबर तक भरे गए फॉर्म की कुल संख्या है 597। इसमें 458 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं। तो स्कूटनी अब आज की जाएगी, 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। सबसे ज्यादा मेहगांव सीट पर 43 नामांकन आए हैं। सुर्खी में भी 30 नामांकन दाखिल किए गए। ब्रेक के बाद सवाल की बात, बीजेपी ने कमलनाथ से सवाल पूछा है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की बहाली को लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के बयान पर क्या पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम के बयान का समर्थन करती है या विरोध करती है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल के बलिदानी परिवारों का हवाला भी दिया है। श्रीमान कमलनाथ जी बताएं कि कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी का बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A बहाल होना चाहिए। कांग्रेस यही चाहती है। अलगाववादियों को भड़काने, अलगाववादियों की आग को बढ़ावा देने के लिए जो ये बयान आया है, क्या कमलनाथ जी आप इस बयान के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? आप बताइए। ग्वालियर चंबल की साहस और शौर्य की भूमि आपसे सवाल करती है कि 370 के पक्ष में है या विरोध में, 35A के पक्ष में है या विरोध में, आपको जवाब देना होगा। ग्वालियर चंबल अंचल के जो बलिदानी परिवार हैं, जो सैनिकों के शहादत के परिवार हैं, वो आपसे सवाल करते हैं कि आप जवाब दीजिए, क्या फिर आप जम्मू कश्मीर को। और खबर जबलपुर से, जहां सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े आज आने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोपहर 1:05 पर वो जबलपुर पहुंचेंगे। देर शाम वो नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे। कल दोपहर 12 बजे सीजेआई मंडला रवाना होंगे, कान्हा नेशनल पार्क जाएंगे। शरद अरविंद बोबड़े सीजेआई हैं और राजकीय अतिथि भी वो हैं मध्य प्रदेश के, और वो गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाते हैं। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, बाइक हार्ले डेविल्सन की, तकरीबन 40 लाख की जो बाइक है, ऐसी तस्वीरें भी बीच में आई थी। तो आज सीजेआई मध्य प्रदेश आने वाले हैं।
दीनदयाल रसोई योजना में 5 रुपए के बजाय अब 10 रुपए में भोजन मिलेगा। दीनदयाल रसोई योजना का भोजन। इसके अलावा 4 और जगह पर रसोई खुलेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिल सके। कोलार, गोविंदपुरा, करोंद और शहर के बीच दीनदयाल रसोई खोलने की तैयारी की जा रही है। जहरीली शराब मामले में एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है तो वहीं जिला प्रशासन भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी और मेडिकल स्टोर पर छापे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। जिले भर में अब तक तकरीबन 900 लीटर स्प्रिट मेडिकल स्टोर से एडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर के निर्देशन में जब्त किया गया है। मेडिकल स्टोर भी सील किए गए हैं। वहीं आबकारी विभाग ने भी 25 लीटर हाथ भट्टी शराब और 1200 किलो के करीब महुआ लहान जब्त किया है, जिससे ये तैयार किया जाता है, कच्ची शराब तैयार की जाती है। स्प्रिट को लेकर कार्रवाई की जा रही है। स्प्रिट की जांच की जा रही है। इसमें इनके सेल परचेज रिकॉर्ड जांचे जा रहे हैं। इससे पहले गुप्ता सर्जिकल को सील किया हुआ है। उसके आधार पे आज हमने इंदौर से कुछ क्रय विक्रय रिकॉर्ड मांगे गए हैं जो स्टॉकिस्ट हैं इंदौर में। उनके यहाँ से इनके अभी बिल मिले हैं डॉक्टर सर्जिकल के, लेकिन इनके पास फिजिकल स्टॉक नहीं है। यहाँ पे फिजिकल स्टॉक बिल्कुल नहीं मिला है। इन्होंने माल को बेच दिया है, इनके कहे अनुसार इन्होंने बेच दिया है, और इसके बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर इतनी ही सजगता, इतनी सतर्कता पहले बरत ली गई होती, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने जैसा है। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आपको है। मेडिकल में कितना सामान बुलवाया जा रहा है, कितने की बिक्री हो रही है, स्पिरिट कितना बुलवाया गया, कितने की बिक्री नहीं हुई, ये अगर आंकड़े पहले से दुरुस्त रखे जाते तो ना तो ये हत्याकांड होता, हत्याकांड ही से कहा जाएगा, और अगर ये हो जाता तो जिम्मेदारों पर जल्दी, गिरेबान तक जल्दी हाथ पहुंच जाते। और अब बात नवरात्र की। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी देशवासियों को नवरात्र की बधाई दी है। ट्विटर के जरिए नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तो आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है ट्विटर के जरिए। उन्होंने समस्त देशवासियों को नवरात्र की बधाई दी है। इधर भोपाल में कोरोना संक्रमण के बीच नवरात्र की शुरुआत हो गई। मंदिरों में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है। अद्भुत दिव्य मंदिर और स्वर्ण जड़ित ये पूरा मंदिर का चबूतरा है जिस पर माता विराजी हैं। सुबह से ही भक्तों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जबलपुर की बात कर ली जाए। जबलपुर में प्रमुख देवी मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जबलपुर में एक अच्छी व्यवस्था भी की गई है। ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम भी किए गए हैं। ये मैहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मां शारदा यहाँ विराजी हैं सतना के मैहर में, और सभी से अपील की जा रही है कि कोरोना के नियमों का आप पालन करें। तो अलग अलग मंदिरों की ये दिव्य तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है।